नमस्ते दोस्तों। जो हमें कमियां बताता है, समझ लो वही हमें परफेक्ट बनाता है। इसका सिंपल मतलब है, जो आपकी कमियों को उजागर करता है वही आपका सबसे अच्छा मित्र है, सबसे अच्छा शुभचिंतक है। चाहे वो आपका फ्रेंड हो या फिर फैमिली हो, ये दोनों जो होते हैं वो आपकी ज्यादातर कमियां बताते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि आप अपनी कमियों को सुधार कर आगे बढ़ें, जिससे आपके जीवन में रुकावट ना आए या रुकावट कम आए। ठीक है, तो आइए इसी के साथ आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डेट है 20 जनवरी 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल जो है, राम जन्मभूमि मामले का फैसला सुनाने वाले जो 5 न्यायाधीश, जो 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरू होने वाला है, तो उसी के लिए आमंत्रण दिया गया है इन्हीं 5 न्यायाधीशों को, जिन्होंने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। यह जो फैसला आया था 9 नवंबर 2019 को, जब भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जो थे, उस समय जो चीफ जस्टिस थे वो थे रंजन गोगोई। ध्यान से देखिएगा कि जितने भी उस समय पैनल में 5 जो जज थे, वे कहीं ना कहीं अच्छे पद पे भेजे गए सरकार के द्वारा। तो इसके इंडिकेशन समझिए, इससे क्या हो रहा है, जो न्याय व्यवस्था है कहीं ना कहीं लालची होता जा रहा है, कहीं ना कहीं अपने आने वाले भविष्य की चिंता को देखकर ही वो न्याय कर रहे हैं। तो ये पांचों के नाम याद रखेगा। सभी चीफ जस्टिस में 3 चीफ जस्टिस बन गए। ठीक है, एक रंजन गोगोई जो उस समय के थे, एक पूर्व के थे S.A. बोबडे, उसके बाद में जो है अभी वर्तमान समय को जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है D.Y. चंद्रचूड़, उसके बाद जस्टिस अशोक भूषण, उसके बाद S. अब्दुल नजीर। तो ये पांचों के नाम हैं जिन्होंने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिनको अभी इनविटेशन आया है 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में। ठीक है, तो इनके कुछ चीजों को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। जैसे कि जो अब्दुल नजीर हैं, उनको बनाया गया आंध्र प्रदेश का गवर्नर। रंजन गोगोई को राज्यसभा की सीट दी गई। और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि जितने भी इस केस से संबंधित जो लोग थे, चाहे वो हरिशंकर जैन हो जो अयोध्या मामले में वकीलों में से एक थे, और वाराणसी में ज्ञान वापी मस्जिद विवाद और कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित मामले में भी जो भी वकील थे, उन सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। यहाँ पे क्लियर जो है, जो भी वकील या फिर न्यायाधीश जो हैं, वो धार्मिक पक्षपात या फिर एक झुकाव रख रहे हैं, उन्हें ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है अभी वर्तमान के सत्ताधारी जो सरकार चल रही है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो भारत का जो धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष का जो मूल भाव है उसका हनन है। यहाँ पे एक बात और कहा जाता है, एक महान व्यक्ति हैं, उनका बहुत ही अच्छा भी कल स्टेटमेंट दिया गया, नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा, मैं भी प्रधानमंत्री मोदी को राम जी का अवतार मान लूंगा अगर वो ये 5 कार्य कर दे। तो कौन कौन से 5 कार्य है? तो अभी जो इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त के जो चुनाव पैनल है, ठीक है, उसमें जो पक्षपातपूर्ण अभी वर्तमान समय पैनल बनाया गया है कि 2 जो हैं वहां के जो मेंबर होंगे वो रूलिंग पार्टी से होंगे और एक जो है विपक्ष से होंगे। उसी में एक जो मेंबर है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, तभी ये बैलेंस हुआ, क्योंकि एक रूलिंग पार्टी के, एक विपक्ष के और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरी बात यहाँ पे कहा जाता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में पारदर्शिता लाने की बात की जा रही है। तीसरा जो कहा जाता है कि गरीबों को जो सब्सिडी दी जा रही है या फिर पैसे दिए जा रहे हैं, उसके स्थान पे अगर उन्हें रोजगार का अवसर दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर को सृजित किया जाए। आरक्षण जो दिए जा रहे हैं, चौथा पॉइंट में कहा जाता है कि आरक्षण जो दिए जा रहे हैं उसमें सभी जो आरक्षण है उसमें क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर कर दिए जाए। पांचवा जो कहा जाता है कि चुनाव में कोई भी खर्च को प्रतिबंधित कर दिया जाए, जो भी खर्च करता है वो अवैध माना जाए, क्योंकि अगर कोई भी प्रतिनिधि किसी भी क्षेत्र में अगर चाहता है कि वहां विकास करना चाहता है, वो प्रतिनिधित्व करना चाहता है, तो उसके लिए पैसे खर्च करने की क्या आवश्यकता है? अगर वो चाहे तो अपने व्यक्तित्व से ही लोगों को प्रभावित कर सकता है। तो ये 5 चीज बताया जा रहा था। ठीक है, तो इसे अगर मान लिया जाए मोदी सरकार के द्वारा, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पारदर्शिता आ जाएगी गवर्नमेंट में। ठीक है, तो ये बस एक विचार था। तो इसी संबंधित इस आर्टिकल को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे और क्या क्या बातें हैं जो है वर्तमान समय में 22 जनवरी को उद्घाटन होने वाला है, तो और भी क्या क्या बातें की जा रही है,
जो 5 जजेस के बारे में, ठीक है, सभी को विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, गणतंत्र दिवस के लिए पहुंचने पर मैक्रोन के लिए शाही स्वागत की योजना बनाई गई है। मैक्रोन जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, जिन्हें रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया 26 जनवरी को चीफ गेस्ट बनाया गया है, ठीक है। सबसे पहले आमंत्रित किया गया था यूएसए के राष्ट्रपति को, पर उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद ही फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को आमंत्रित किया गया, तो इन्होंने भारत का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। तो इसी में 25 जनवरी को सबसे पहले ये जयपुर जाएंगे, उसके बाद 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे, ठीक है। तो उन्हीं की शाही स्वागत की बात के जरिए यहाँ पे और बातें कहा जा रहा है कि जब फ्रांस के राष्ट्रपति आएंगे तो लगभग 1 दर्जन, ठीक है, समझौते किए जाने की आशंका जताई जा रही है। उससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है, ठीक है। तो हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन कौन से एमओयू हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, ठीक है। चाहे वो डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में हो, विमान के क्षेत्र में हो, पनडुब्बी के क्षेत्र में हो, जेट इंजन प्रौद्योगिकी के संबंध में हो, ठीक है। तो इन सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो है वो फ्रांस के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं। और एक बात अभी लेटेस्ट आ रही है कि इंडिया का जो यूपीआई है उसका भी उपयोग करने के लिए फ्रांस मान गया है, ठीक है। तो उस पर भी समझौता होगा और इसका सबसे पहला शुरुआत जो होगा वो फ्रांस के एफिल टावर के टिकट को बेचने के लिए ही भारत का यूपीआई उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, भारत के विज्ञान प्रबंधन की समस्याएं, मतलब लगातार देखा जाता है कि भारत में जो है अनुसंधान और विज्ञान के प्रबंधन में बहुत कम खर्च किए जाते हैं, बहुत सारी कमियां हैं। तो इसको सुधारने के लिए क्या किया जाए, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, अगर इंडिया में अनुसंधान के विकास के लिए लगभग 0.7% ही जीडीपी का खर्च किया जाता है, वहीं अगर यूएसए का देखा जाए तो उसके जीडीपी का लगभग 3.5% खर्च किया जाता है, वहीं चाइना का अगर देखा जाए तो 2.4% रिसर्च के लिए खर्चा किया जाता है। तो ये जो डिफरेंस है, इसी के कारण जो है भारत कहीं ना कहीं अपडेशन में पीछे रह जाता है, ज्यादा रिसर्च करने में पीछे रह जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे, क्या क्या कमियां हैं और कैसे सुधारा जा सकता है भारत के विज्ञान प्रबंधन को, ठीक है। उसका जो अगला आर्टिकल है कि बदलाव के लिए तैयारी, मतलब कि आईएमडी और मौसम विश्लेषण पर समकालिक प्रासंगिकता। यहाँ पे कहा जाता है कि लगातार देखा जा रहा है जो मौसम की अनियमितता बनी हुई है, ठीक है। अभी हाल ही में कहा गया था कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल जैसे क्षेत्रों में अभी बर्फबारी नहीं हुई है, उसके बाद असमान बारिश हो रहा है, ठीक है, कहीं बाढ़ आ रहे हैं तो कहीं चक्रवात आ रहे हैं। तो इसको कहा जाता है कि क्षेत्र केंद्रित विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि जैसे बहुत जगह बाढ़ आ रहे हैं, बहुत जगह सुखाड़ आ रहे हैं, तो उसका सही तरीके से प्रबंधन कैसे करें। तो इसकी तुलना जो की जाती है ब्रिटिश काल से की जा रही है कि ब्रिटिश के समय में, ब्रिटिश शासन के समय में बहुत ज्यादा मौसम विज्ञान का उपयोग किया गया। भले ही वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने आए थे, लूटने आए थे, परंतु उन्होंने जो प्रबंधन किया उससे हमें सीखने की आवश्यकता है। वो पूर्वानुमान लगाते थे और उसके बाद उसी का सही तरीके से विश्लेषण करके उसी के अनुसार फसल को बोया जाता था। तो इस ब्रिटिश प्रणाली से भी हमें सीखने की आवश्यकता है। इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है, उन जजेस को आमंत्रित किया गया है जिन्होंने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। तो 5 जजों को आमंत्रण दिया गया है और भी जितने भी मंदिर या फिर हिंदू धर्म के मंदिर से संबंधित जितने भी फैसले दिए गए हैं उनके पक्ष में, उन सभी वकीलों को अभी आमंत्रित किया गया है राम मंदिर के जो समारोह है 22 जनवरी को, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। 2019 में राम जन्मभूमि विवाद मामले में फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों को 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा कि जिस दिन पूजा होगा राम मंदिर का, उस दिन को कहा जाता है प्राण प्रतिष्ठा समारोह। और यह जो फैसला दिया गया था 9 नवंबर 2019 को दिया गया था, जब भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई थे और पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एस.ए. बोबडे, वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये सभी 5 जो थे उसी समय इन लोगों ने फैसला दिया था। अभी वर्तमान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है डी.वाई. चंद्रचूड़, उसके बाद जस्टिस अशोक भूषण, उसके बाद एस. अब्दुल नजीर। तो इनकी अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीश की पीठों ने ये विश्वसनीय ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, ठीक है। फैसला जिसमें तत्कालीन विवादित भूमि पर अधिकार का दावा करने वाले मुसलमानों के सभी तर्कों से अदालत सहमत होने के बावजूद विवाद स्थल हिंदुओं को सौंप दिया गया है, ठीक है।
मुसलमानों को उनकी 450 साल पुरानी मस्जिद से वंचित किया गया और सरकार को आदेश दिया गया कि उन्हें अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए प्रमुख और उपयुक्त 5 एकड़ का भूखंड आवंटित किया जाए। ठीक है, ये था फैसला का मुख्य बिंदु, जो इन पांचों जजों, यही 5 जज थे, ठीक है, जिन्होंने राम मंदिर का ऐतिहासिक फैसला दिया था, जिन्हें अभी वर्तमान समय में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। तो उसी की बात की जा रही है कि जो उस समय 5 जज जो फैसला दिए थे राम मंदिर के पक्ष में, तो उन्हें बहुत अच्छे अच्छे पद दिए गए, जैसे कि जस्टिस गोगोई को वर्तमान समय में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्यसभा सदस्य बना दिया गया। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस सप्ताह की शुरुआत में न्यायमूर्ति गोगोई को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित करने की घोषणा की है। ठीक, उसके बाद न्यायमूर्ति नजीर जो हैं वो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। तो इन सभी को जो इस तरह के लाभ दिए गए हैं कि आने वाले समय में भी अगर कोई मामला आता है सुप्रीम कोर्ट में, तो इस तरह का उनके पक्ष में, धर्म के पक्ष में निर्णय दिया जाए, जिससे कि उन्हें भी भविष्य में इस तरह के लाभ दिए जा सके। ठीक है, तो राम मंदिर ट्रस्ट ने 50 से अधिक न्यायविदों, इसी की बात की जा रही है कि 50 से अधिक न्यायविदों को आमंत्रित किया गया, जो कहीं ना कहीं धर्म के प्रति झुकाव, जो हिंदू धर्म के प्रति झुकाव से संबंधित निर्णय देने में सफल रहे थे। जैसे कि पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और शीर्ष वकीलों को भी आमंत्रित किया गया। इसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल भी शामिल हैं। हरिशंकर जैन जो अयोध्या मामले में वकीलों में से एक थे और वाराणसी में ज्ञान वापी मस्जिद विवाद और कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित मामले में सभी वकील हैं, और उनके बेटे विष्णु जैन को भी आमंत्रित किया गया था। तो आमंत्रित लोगों में वकील जो हैं वो उज्जवल निकम भी शामिल है। तो यही बातें कहा जा रहा है यहाँ पे कि जितने भी लोग हिंदू धर्म के मंदिर और मस्जिद के बीच में विवाद था और सभी ने फैसला सुनाया हिंदू धर्म में, ठीक है, हिंदू धर्म के पक्ष में, तो उन लोगों को अभी आमंत्रित किया गया है, एक तरह से प्रोत्साहित किया गया है। ठीक है, तो मंदिर ट्रस्ट ने समारोह के लिए मुस्लिम देशों सहित 50 देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने का भी दावा किया है। तो विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि वे अपनी व्यक्तिगत क्षमता में और विदेशों में रहने वाले हिंदुओं के साथ साझेदारी में 22 जनवरी को भारत के समान सामान्य क्षेत्र वाले सभी देशों में समारोह की योजना बना रहा है। जितने भी मित्र देश हैं या फिर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है, सिंपली यही कहा जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। 26 जनवरी जो कि भारत में रिपब्लिक डे मनाया जाता है, उसी दिन चीफ गेस्ट के रूप में जो है फ्रांस के राष्ट्रपति आएंगे। ठीक है, तो उनका 2 दिन का यहाँ पे दौरा है, 25 और 26। तो 25 को जयपुर जाएंगे और 26 को यहाँ पे रिपब्लिक डे के दिन चीफ गेस्ट रहेंगे और भारत में परेड देखेंगे। ठीक है, तो उन्हीं की कुछ बातें की जा रही है। कहा जा रहा है कि यही है फ्रांस के राष्ट्रपति, ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन, जो 25 को आएंगे। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी एमओयू साइन होने की भी संभावनाएं बनी हुई है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत अगले सप्ताह फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की 2 दिवसीय यात्रा के लिए एक समृद्ध और व्यापक कार्यक्रम आयोजित करेगा। ठीक है, और ये जो है आमंत्रण दिया गया है यूएसए के राष्ट्रपति के आमंत्रण के ठुकराने के बाद। ठीक है, जब वह गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में जयपुर और फिर दिल्ली में यात्रा करेंगे। तो मैक्रोन की यात्रा अपेक्षाकृत कम समय के नोटिस पर, मतलब कि अभी ही अचानक से उन्हें आमंत्रण दिया गया था, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, आयोजित की गई है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने दिसंबर में ही भारत के निमंत्रण को स्वीकार करने में असमर्थता के बारे में सूचना दिया था। ठीक है, उसी की बात की जा रही है। तो इसमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, जैसे जयपुर में वार्ता के बाद कम से कम 1 दर्जन एमओयू हस्ताक्षर होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, जिसमें बड़े रक्षा सौदे भी शामिल है, जिसमें विमान, पनडुब्बी, जेट इंजन प्रौद्योगिकी शामिल है। ठीक है, और इन सभी पर अभी भी काम किया जा रहा है, जो ऐसे सौदों के भारत में निर्मित मेड इन इंडिया घटकों की वृद्धि को भी महत्वपूर्ण बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कि रक्षा के क्षेत्र को और इन्हांस बेहतर बनाने के लिए भी फ्रांस के साथ कुछ एमओयू भी साइन किए जाएंगे। जब तक साइन नहीं हो जाते हैं क्लियरली उसे बताया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो विशेष ध्यान रखा जाएगा डिजिटल सहयोग की ओर। विशेष रूप से पिछले जून में फ्रांस के बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में श्री मोदी भी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वे भी फ्रांस के बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि थे। ठीक है, तो श्री मोदी की पेरिस यात्रा के दौरान की गई एक भव्य घोषणा को लागू करने पर भारतीय, ये बात याद रखेगा, भारतीय यूपीआई डिजिटल भुगतान को फ्रांस में स्वीकार करने पर होगा। ठीक है,
जो सबसे पहले शुरुआत किया जाएगा एफिल टावर के टिकट को बेच के, ठीक है, टिकट को बेचने में ही सबसे पहले शुरुआत किया जाएगा भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम का। तो दोनों पक्ष जो हैं रणनीतिक संबंधों, समुद्री सुरक्षा, भारत प्रशांत रणनीति, जलवायु परिवर्तन और हरित परिवर्तन और भारतीय और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच सहयोग सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें एक और बात कहा जा रहा है, जैतापुर परियोजना बहुत पुराने समय से फ्रांस और भारत के बीच का योजना है, जो उम्मीद किया जा रहा है कि महाराष्ट्र के जैतापुर में कुल 9900 मेगावाट के 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने की लंबे समय से लंबित परियोजना पर भी प्रगति करने की उम्मीद की जा रही है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो याद रखिएगा जैतापुर है कहाँ, तो महाराष्ट्र में। और किस लिए ये महत्वपूर्ण है जैतापुर परियोजना, तो 9900 मेगावाट बिजली के लिए, ठीक है, ठीक है, परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित होगा। तो फ्रांस के ईडीएफ द्वारा अप्रैल 2021 में भारतीय परमाणु कंपनी एनपीसीआईएल को एक बाध्यकारी तकनीकी वाणिज्यिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बावजूद दोनों पक्षों के अधिकारियों और इंजीनियर अनुबंध पर सहमत नहीं हुए। तो पिछले समय एक समझौते के बाद दोनों पक्ष अब छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के लिए फ्रांसीसी प्रस्ताव पर भी चर्चा कर रहे हैं, जिसकी क्षमता लगभग 300 मेगावाट से कम है, ठीक है। तो इस पर भी चर्चा की जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि भारत और फ्रांस दोनों देश के जो प्रतिनिधि हैं वो 2047 के क्षैतिज रोड मैप पर भी अपने बातचीत करेंगे कि आने वाले समय के लिए अपने संबंधों को किस दिशा में ले जाना है, उस पर भी एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिस पर वे पिछले साल सहमत हुए थे, ठीक है। जिसमें 3 साझेदारी स्तंभ शामिल है, जिसमें सुरक्षा और संप्रभुता के लिए, ग्रह जो पृथ्वी है उसे बचाने के लिए बात की जा रही है, ग्रह के लिए और लोगों के लिए, ठीक है, जो पर्यावरण में लगातार परिवर्तन आ रहा है उसको बचाने के लिए ही दोनों के बीच में चर्चाएं की जाएगी। और विशेष रूप से दोनों पक्षों को अपने व्यापार संबंधी रिश्तों को भी और मजबूत करने की बात की जाएगी, जो पिछले साल अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन ऐसे अन्य संबंधों की तुलना में कम है, ठीक है। लगभग 13.7 बिलियन डॉलर का भारत और फ्रांस के बीच व्यापारिक संबंध है, ठीक है। तो रिपब्लिक डे यात्रा की संख्या न केवल द्विपक्षीय रूप से है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र में और अन्य व्यवस्थाओं में भी भारत के एक भागीदार और मजबूत समर्थक के रूप में फ्रांस की विशेष स्थिति के अनुरूप है। इसे आप निष्कर्ष में भी लिख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है द प्रॉब्लम विथ इंडिया साइंस मैनेजमेंट। भारत में जो साइंस के क्षेत्र में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, विज्ञान के प्रबंधन में, विज्ञान के प्रशासनिक प्रबंधन में जो समस्याएं आ रहे हैं, रिसर्च के क्षेत्र में लगातार कमियां देखी जा रही है, बहुत कम रुझान दिखते हैं लोगों का, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत कम ही रिसर्च की ओर बढ़ पाते हैं। तो ऐसा क्या कारण है, ठीक है, इसको ही हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि भारत के विज्ञान प्रबंधन की समस्याएं क्या क्या है। सतत आर्थिक प्रगति जो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकती है, अनिवार्य रूप से तैनाती योग्य प्रौद्योगिकी में अनुवादित वैज्ञानिक प्रगति से प्रेरित होती है। तो औद्योगिक क्रांति की बात की जा रही है, जो लगभग 1750-60 के बीच में आई थी, ठीक है। तो उसी की बात की जा रही है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के बाद से यह जो है अपरिहार्य वैश्विक अनुभव था कि विज्ञान के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विस्तार किया जाए, ठीक है। तो इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के विज्ञान प्रतिष्ठान में आमूलचूल परिवर्तन की गई, जिस नए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की गई, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का पुनर्गठन शामिल किया गया। और इस परिदृश्य में भारतीय विज्ञान की दक्षता और लचीलेपन को एक साथ अनुकूलित करने की वर्तमान प्रशासनिक क्षमता का स्पष्ट मूल्यांकन भी आवश्यक कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें समस्या जो मुख्यतः रह गई, जो जीडीपी का बहुत ही कम हिस्सा जो है वो रिसर्च के लिए दिया जाता है, साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे कि अगर भारत की बात की जाए तो मात्र 0.7% ही रिसर्च के लिए दिया जाता है। वहीं अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की जाए, यूएसए की बात की जाए, तो 3.5% ऑफ जीडीपी ये इन्वेस्ट करते हैं खास के रिसर्च के लिए। चाइना वहीं 2.4%। तो इसकी जो कमियां हैं, इसी कारण जो है भारत में रिसर्च के क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिलता है, क्योंकि फंडिंग की ही कमी है। तो फंडिंग की कमी के कारण वहाँ का आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कमजोर हो जाता है, ठीक है। इसी कारण यहाँ पे रिसर्च के क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिल पाता है। तो वैज्ञानिक प्रशासन के कार्य में कमियां क्यों हैं? तो दुर्भाग्य से वैज्ञानिक प्रशासन अपने कार्य के साथ न्याय करने में अभी भी विफल रहा है। यहाँ तक कि प्रशासनिक अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी कमियां देखी जा रही है। 2022 में इसरो लॉन्च संख्या में 8वें स्थान पर रहा, जिसमें विदेशी स्टार्टअप पुनः प्रयोज्य रॉकेट जैसी प्रमुख प्रौद्योगिकी पर आगे रही, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 8वें स्थान पर रहा इसरो ज़्यादा से ज़्यादा रॉकेट को लॉन्च करने में। तो इस तरह छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के देर से आने के कारण
परमाणु ऊर्जा में बढ़त खत्म हो गई है और थोरियम की भी महत्वाकांक्षाएं अधूरी रह गई। तो ये सब कमियां देखी जा रही है अभी भी रिसर्च के क्षेत्र में, ठीक है। जैसे कि जीनोमिक्स हो गया, रोबोटिक्स हो गया, एआई हो गया, जैसे महत्वपूर्ण विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषय पर स्थिति और भी चिंताजनक है, ठीक है। भारत के विज्ञान पर यहाँ पे क्लियर कहा जाता है जो सार्वजनिक क्षेत्र का ज्यादा प्रभुत्व है, गवर्नमेंट का ज्यादा प्रभुत्व है, परंतु फंड नहीं दे पाते हैं और अच्छे तरीके से उसको रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। सरकारी नौकरशाही से जुड़ी सामान्य परेशानियां, जैसे कि महत्वपूर्ण समय निर्भर फंडिंग को मंजूरी देने में देरी, यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है कि फंडिंग को मंजूरी देने में भी देरी की जाती है या विभिन्न फंडिंग स्तरों पर न्याय संगत निर्णय लेना ज्ञात समस्याएं हैं। इसके अलावा अपरिहार्य कभी कदार विफलताओं का सामना करने पर, जैसे कोई भी मिशन हम लोग लॉन्च किए, ठीक है, और वो फेल हो गया, तो उसके कारण भी बहुत सी समस्याएं होती है। आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उसकी फंडिंग रोक दी जाती है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण परियोजनाओं के दीर्घकालिक स्थिर वित्त पोषण के लिए प्रतिबद्ध होने में असमर्थ अनुपस्थिति, तो यह किसी भी मजबूत विज्ञान प्रबंधन प्रणाली में आवश्यक होता है। खास के फंडिंग और भरोसा, विश्वास जब तक नहीं रखिएगा, उसको रिसर्च करने नहीं दीजिएगा, जब तक कोई भी ऐसे ही एक बार में सफल नहीं होता है, ठीक है। तो इसी में आगे कहा जाता है कि प्रशासन को एक विशेष स्किल सेट बनाने की आवश्यकता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से प्रशिक्षण देने की बात की जा रही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है धन, फंडिंग, ठीक है। उसके बाद रिसोर्सेज, संसाधनों और समय का आवंटन, ठीक है। दरअसल अच्छे वैज्ञानिक से जुड़े गुण जैसे कि व्यक्तित्व, रचनात्मक अहंकार, ये अच्छे सेंस में होगा, मतलब उसको अच्छे तरीके से स्पेशलिटी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रशासन की मांगों, यथार्थवाद, लचीलापन, दृढ़ता के लिए बहुत कम मेल खाते हैं। तो ये सभी चीजें अच्छे प्रशिक्षण से ही प्राप्त हो सकते हैं। तो एक प्रशासन की मौलिक भूमिका जो है वो नीति के अनुरूप एक उपक्रम को दूसरे पर प्राथमिकता देती है, ठीक है। यही 5 पॉइंट यहाँ पे राइटर डिस्कस करते हैं। ये पहला था, ये दूसरा था, जिसमें वैज्ञानिक अपने प्रशिक्षण के कारण मानवीय और वित्तीय समस्याओं के कई अनुमानित समाधानों के बीच उलझने के लिए तैयार नहीं है। तो ये भी बात कहा जा रहा है, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा फटकार लगाया जाता है अगर कोई भी मिशन फेल हो जाता है। तो वैज्ञानिकों को समय, लागत, परिशुद्धता के बीच प्राथमिकता देने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता है और निश्चित रूप से किस अनुपात में नहीं किया जाता है ये सभी जानते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे कहा जाता है कि वर्तमान व्यवस्था में हितों के टकराव की भी गुंजाइश बढ़ जाती है। जैसे जितने भी लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह का मिशन में ज्यादा से ज्यादा सरकार का पैसा उपयोग हो, खास के नेता लोग, ठीक है, तो वे लगातार अड़चनें उत्पन्न करते हैं। प्रतिद्वंदियों को अनावश्यक प्रतिबंधों में फंसाने के लिए विज्ञान प्रशासकों द्वारा लाल फीताशाही में संलग्न होने के अप्रिय उदाहरण भी प्रचुर मात्रा में। इसी तरह भारतीय विज्ञान की संस्कृति भी लालच और घटिया गुणवत्ता नियंत्रण के दलदल में फंस गई है। इस प्रकार उच्च साहित्यिक चोरी दर, बदनाम पत्रकारों में भुगतान किए गए प्रकाशन, ठीक है, और सरकारी धन जुटाने के लिए टेबल के नीचे से घुसखोरी करना, ठीक है, ये सारे जो कमियां हैं ये भी व्याप्त हैं अभी भी विज्ञान के प्रशासन में, ठीक है। तो भारत को उसी निष्कर्ष पर पहुंचना होगा जो व्यापार जगत के 1908 में था, जब हार्वर्ड में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पाठ्यक्रम की स्थापना हुई थी। और प्रशासन एक ऐसी चीज है जिसे प्रशासित विषय वस्तु से अलग सिखाया और अभ्यास किया जाना चाहिए, ठीक है। किसी भी परिसर का प्रशासनिक ढांचा उनका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी क्षेत्र अगर तभी विकास करेगा जब उसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या केंद्रीय प्रशासनिक ढांचा जो है वो सही तरीके से कार्य करेगा। तो यही बात यहाँ पे कहा जाता है, यही बात विज्ञान प्रतिष्ठानों के लिए सच है। और इन मूल चिंताओं को संबोधित किए बिना भारत का विज्ञान प्रतिष्ठान अपनी आर्थिक और रणनीतिक आकांक्षाओं के साथ अन्याय करना जारी रखेगा। तो इसी के लिए इन कमियों को दूर करने की बात की जा रही है, जिससे कि भारत में भी विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर स्थितियां बन सके, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है कि गियरिंग अप फॉर चेंज, इंडिया नीड्स रीजन स्पेसिफिक प्लान टू इम्प्रूव क्लाइमेट रेजिलेंस, ठीक है। मतलब कि बदलाव के लिए तैयारी आवश्यक है और IMD मतलब कि भारत मौसम विज्ञान विभाग और मौसम विश्लेषण पर समकालीन प्रासंगिकता बहुत ही आवश्यक है। इसी के लिए कहा जा रहा है कि ये रीजन स्पेसिफिक प्लान बनाने की जरूरत है, जिससे कि हम जलवायु संबंधित समस्याओं से निपट सके। तो इसी की बात हम लोग कर लेते हैं। तो इस सप्ताह की शुरुआत में IMD जिसे कहा जाता है भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपने अस्तित्व के
150वें साल इसकी तुलना की जाती है ब्रिटिश ईरा से, ठीक है, 150वें वर्ष में प्रवेश कर गया है, जबकि वर्तमान में यह चक्रवात से लेकर कोहरे तक का निरीक्षण करता है, ठीक है। तो जलवायु और मौसम के पूरे स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करता है। और औपनिवेशिक काल जिस समय भारत में ब्रिटिशर्स का राज था, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के रहस्यों की जांच करने के लिए इसकी कल्पना की गई थी और आवश्यकताएं व्यवहारिक थी, ठीक है। तो ब्रिटिश प्रशासन जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए आए थे, तो फसल पर मानसून के प्रभाव के बारे में गहराई से जानते थे, ठीक है, वो सही तरीके से आकलन कर पाते थे। तो इस प्रकार यह निर्धारित करने में अत्यधिक निवेश किया था कि क्या हवा, बारिश और धूप के पिछले अवलोकनों का उपयोग करके भविष्य की मूसलाधार और सूखे की भविष्यवाणी किए जा सकते हैं। उस समय ये सबसे ज्यादा निवेश किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा जानने के लिए कि आने वाले समय में सुखाड़ रहेगा या फिर बाढ़ रहेगा। तब से लेकर अब तक के वर्षों में आईएमडी ने मौसम संबंधी आंकड़ों का विशाल भंडार एकत्र किया है, जो मानसून के पूर्वानुमान का आधार बनता है। तो ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद के शोधकर्ताओं द्वारा इस डेटा का एक ऐसा विश्लेषण जो है वो 1982 से 2022 तक किया गया, ठीक है। इस डेटा का विश्लेषण किया गया और इससे मानसून के रुझान की जांच की गई। इससे पता चला कि भारत की लगभग 4400 तहसील, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में से आधे से अधिक या फिर 55% में मानसूनी वर्षा बढ़ रही है और उनमें से लगभग 11% में वर्षा की कमी भी देखी गई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और उन तहसीलों में लगभग 68% ने सभी 4 मानसूनी महीनों में कम वर्षा का अनुभव, 68% जो जिले हैं वहां पे देखा गया है कि कम वर्षा हो रहा है, औसत से कम वर्षा हो रहा है, जबकि 87% ने जून और जुलाई के दौरान गिरावट देखी, जो कि खरीफ फसलों की बुआई के लिए महत्वपूर्ण था। इसमें से अधिकांश तहसीलें जो है वो सिंधु गंगा के मैदानी इलाकों में है, जो भारत, पूर्वोत्तर भारत और भारतीय हिमालयी क्षेत्र के आधे से अधिक कृषि उत्पादन में योगदान करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये मेनली जो आकलन किया जा रहा है कि आने वाले समय में सुखाड़ रहेगा या फिर बाढ़ रहेगा। जैसे हम लोग अल नीनो हो गया, ला नीनो हो गया, इसी तरह का हम लोग आकलन करते हैं कि आने वाले समय में हम लोग आकलन कर पाए सही तरीके से कि ये समय जो है वो किस तरह का परिस्थिति लेकर आएगा, मौसम की परिस्थितियां लेकर आएगा, जिससे कि हम प्लानिंग कर पाए, खासकर कृषि के क्षेत्र में, ठीक है। तो इसी में आईएमडी के अध्ययन में कहा जाता है कि भारत के 30% जिलों में कई वर्षों में कम वर्षा हुई है और 38% जिलों में कई वर्षों में अत्यधिक वर्षा हुई। जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों की कुछ तहसीलों जो कि ऐतिहासिक रूप से सूखी थी। वहीं पूर्वोत्तर की बात की जा रही है तो मानसून में भी बदलाव हो रहा है, जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के दौरान आते हैं पूर्वोत्तर के क्षेत्र में मानसून, लेकिन मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत को ही प्रभावित कर रहा है। पिछले दशक में 2012 से 2022 में तमिलनाडु के लगभग 80% तहसीलें, तेलंगाना में लगभग 44% तहसीलें और आंध्र प्रदेश में 39% और उत्तर पूर्व की मानसून की बारिशों में 10% से अधिक वृद्धि हुई। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु हो गया या तेलंगाना हो गया या फिर आंध्र प्रदेश, वहां आधे तहसील में 10% से अधिक बारिश की वृद्धि हुई। तो भारत की वार्षिक वर्षा का लगभग 76% दक्षिण पश्चिम मानसून से आती है, जबकि उत्तर पूर्वी मानसून से लगभग 11% वर्षा होता है। और यह बात अच्छी तरह से परिलक्षित है कि भारत के मानसून में लंबे शुष्क दौर और रुक रुक कर मूसलाधार बारिश, ये नेचर है मानसून का। तो इसका उद्देश्य जो है जलवायु लचीलेपन में सुधार और अनावश्यक धन और संसाधनों, यही बातें कही जा रही थी कि पहले से अगर हम पूर्वानुमान लगा लेंगे तो उसी अनुसार से बीज को बोएंगे, ठीक है, तो कृषि पे प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इन्हीं संसाधनों को व्यवस्थित करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट योजना बनाई जा रही है, इसीलिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज आकलन किए जा रहे हैं, ठीक है। क्षेत्र विशिष्ट योजनाएं बनाता है तो राष्ट्रीय पूर्वानुमान की तुलना में क्षेत्रीय और उप जिला पूर्वानुमानों को प्राथमिकता देना सरकार द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है, जिससे कि हम रियल टाइम तरीके से अच्छे से जान सके, ठीक है, क्षेत्र विशिष्ट तरीके से जान पाए कि इन क्षेत्रों में किस तरह के फसल लगाए जाएं और कितना बारिश होगा, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जो आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में था। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।